नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में भूगोल की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ संसाधन का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। मोना ने कहा कि ये जो सभी चीज़ें हैं, इनमें से सभी चीज़ें उपयोगी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। आगे अपने देखते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी बच्चों क्या है? एक संसाधन है। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है, यानी उनका कोई न कोई उपयोग हो रहा है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता यानी प्रयोग योग्य होना उसे एक संसाधन बनाती है। आगे अपने देखते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी वस्तुएं तब संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, यानी उन वस्तुओं का प्रयोग अथवा उपयोगिता है वो उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी पैसे संबंधी मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इन सभी का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य, एक बहुत ही अच्छा भूदृश्य जैसे हरियाली का हो, झरने का हो, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी ये दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे देखते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, समय के साथ साथ परिवर्तन के हिसाब से। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे हैं उनका आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी पेटेंट कराने के बाद यदि बेचे जाते हैं तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट शब्दावली यहाँ दी गई है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी जिसने पेटेंट करवाया है उसके एकमात्र अधिकार से है, उसकी मर्जी के बिना कोई दूसरा नहीं बेच सकता है। आगे अपने देख रहे हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी, यहाँ पर प्रौद्योगिकी शब्द है, शब्दावली में दिया गया है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या है बच्चों? प्रौद्योगिकी है, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। यानी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है।
लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य स्वयं ही यानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी मनुष्य के विचार, उसका ज्ञान, उसके द्वारा किया हुआ आविष्कार, खोज, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। यानी एक खोज के बाद में दूसरे बहुत सारे अन्य आविष्कार भी होते हैं, अन्य खोजें होती है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी पहिए के आविष्कार के बाद अंततः धीरे धीरे परिवहन की नवीनतम जो विधियां हैं उनका विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, यानी मनुष्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये कह रहा है कि इसलिए बच्चा कह रहा है कि इसलिए मैं भी एक संसाधन हूं। आगे अपने देख रहे हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित और मानव स्वयं में वर्गीकृत किया गया है। अब अपने देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी जिनमें और ज्यादा संशोधन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो यानी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी ये सभी निःशुल्क उपहार है और इनका सीधा उपयोग किया जा सकता है। जैसे वायु हम सीधा उपयोग करते हैं, नदियों का जल है। आगे देखते हैं, कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन है, उनका सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब आगे अपने पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, यानी पर्याप्त मात्रा में है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। और उन पर यानी मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भी नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये हमेशा के लिए बने रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल है, मृदा है और वन है, इनका यदि मनुष्य लापरवाही के साथ उपयोग करता है तो उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, वापस पूर्ति होना मुश्किल होता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल यानी हमें देखने में बहुत खूब मात्रा में लगता है, असीमित है, ऐसा प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी हो रही है। आज पीने का जल बहुत ही कम मिल रहा है मनुष्य को।
ज़्यादातर जो पानी है वो समुद्रों में पड़ा है, वो खारा है। तो इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब अपने पढ़ रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी इनका भंडार सीमित है, एक बार ये समाप्त हो जाते हैं तो उनको नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से यानी बहुत अधिक है। आगे अपने देखते हैं, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। यानी कोयला, पेट्रोलियम आदि को बनने में बहुत अधिक वर्ष लगते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक जो भौतिक कारक है इन पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी हर जगह, हर देश के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधन मिलते हैं। कुछ देश है उस संसाधनों की दृष्टि से यानी भरपूर संसाधन है वहाँ पर, और कुछ देशों में संसाधनों की कमी है, तो वितरण समान नहीं है। अब आगे अपने देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पर शब्दावली दी गई है, संसाधन का भंडार, ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, संसाधन का भंडार। अब अपने देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप है वो बदल दिया जाता है। लोहे ऐसक उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी लोहे ऐसक जिससे लोहा बनाया जाता है, तो लोहे ऐसक उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा नहीं बनाना सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यानी प्रौद्योगिकी है भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। यानी हमारे जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ। राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब आगे अपने देखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल होना यानी जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाले पाए। अब क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी मनुष्य की कुशलताएं है वही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है।
मनुष्य उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। अब जैसे पढ़े मनन करे, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने में उपाय खोजते हैं। आगे अपने पढ़ रहे थे, जैसे अपने पढ़ा था कि ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी अधिक संसाधनों के निर्माण में मनुष्य को समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब आगे अपने पढ़ रहे हैं संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण भी अति आवश्यक है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। यानी अम्मा ने उत्तर दिया कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, उसका मितव्यता के साथ उपयोग नहीं करते हैं, तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? आगे अपने बढ़ते हैं, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, संसाधन संरक्षण क्या क्या होता है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना यानी सावधानी के साथ और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास से कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं अपने कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यानी सतत पोषणीय विकास में हमें संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना है कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहे तथा साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ बचाया जा सके, उनके लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सके, ये सोचते हुए। अब आगे अपने देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करता है उसको कम करके, यानी अपनी आवश्यकताएं जो है वो कम करे और पुनः चक्रण, जैसे विभिन्न प्रकार की जो धातुएं आदि है उनकी कतरनें आदि जो बचती है उनको पुनः उपयोग में लेना और पुनः उपयोग के द्वारा, जैसे कपड़े आदि है कुछ फट गए हैं तो उनके थैले आदि बना करके पुनः उपयोग में लेना,
कहने का अर्थ है कि उनका इस तरीके से उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। यानी बच्चों ने मिलकर के पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। यानी बच्चे भी समझदार होते हैं, वो जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बच्चे अपना कार्य और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम कागज व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने प्रेरणा ली और लेनी भी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। क्यों नहीं, बच्चे ही देश के भविष्य है और सभी के द्वारा यदि मिलकर प्रयास किया जाता है तो जरूर बदलाव होता है। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? और मदद सभी को करनी चाहिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी प्राकृतिक पर्यावरणीय जो तंत्र है, पेड़ पौधे आदि है, उनको कम से कम काटा जाए। और यदि काटते हैं, एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 2 पेड़ जरूर लगाए। अब आगे अपने देखते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा।